ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा, आपको याद है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि आखिर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। आपको याद है, इस तरह से हम लोगों ने एक ऐसा इन्वर्टेड ट्यूब लिया था, इस तरह से हमने इन्वर्टेड ट्यूब लिया था और उसे एक कंटेनर में हमने रख दिया था। इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एसिड का सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर हम लोगों ने एसिड का सॉल्यूशन लिया था जिसमें H+ आयन थे। ये देखो बेटा, इसमें H+ आयन थे और उसके बाद अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस भर दिया था। इस कंटेनर में यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस लिया था, हाइड्रोजन गैस। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने एक प्लेटिनम का वायर, इसके अंदर बेटा हम लोगों ने एक प्लेटिनम का वायर डुबा दिया था। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये बताइए, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या काम आता है? ये क्या काम आता है? तो इसको हम लोगों ने क्या किया था बेटा, इसको हम लोगों ने एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पर इसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। बीच में सॉल्ट ब्रिज भी रहेगा, बीच में यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज भी बनाया हुआ था, उसको बना लेते हैं। इस तरह से बना हुआ था। अब एक बात बताओ, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो बेटा यहाँ पर वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यूज आते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यूज आते हैं। उन वैल्यूज को देख के हमें यह पता चलता है कि तुमने यहां पर जो इलेक्ट्रोड लिया है उसमें कैसा पोटेंशियल है। थोड़ा सा याद दिलाता हूं, अगर इस वोल्ट मीटर में वैल्यू अगर नेगेटिव आया, वोल्ट मीटर में अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो समझ जाना कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसमें कैसा पोटेंशियल है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। याद आ गया सबको? जब किसी इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं और यहां पर वोल्ट मीटर में अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो समझ जाइएगा कि आपने एक ऐसा इलेक्ट्रोड लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का ताकत है। और अगर मान लीजिए वैल्यू पॉजिटिव आया, यहां वोल्ट मीटर में मान लीजिए वैल्यू पॉजिटिव आया, तो समझ जाइएगा तुमने जो इलेक्ट्रोड लिया है उसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है। जैसे मान लो मैंने यहां पर कॉपर ले लिया बेटा, कॉपर का मेटल ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर ले लिया। तो याद है कि जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर को जोड़ा था तो यहां वैल्यू आया था 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ये देखिए, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो उस इलेक्ट्रोड का यहां पर एक वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा? इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर इसको ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको डिनोट करते हैं E0 से। इस वैल्यू को, गौर सुनेगा, इस वैल्यू को डिनोट करते हैं E0 से। तो अब बताओ, अगर तुमसे पूछेगा, चलो बताओ भाई E0 का वैल्यू कॉपर का कितना होता है? E0 का वैल्यू कॉपर का कितना होता है? क्या बोलेंगे बेटा? प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। अब बस इतना बता दो कि यहां पर जो प्लस साइन वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कॉपर जो है किस टाइप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हो, यानी कि ये पता कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, गेन करने वाला है। अच्छा ठीक है, अभी मैंने किस एलिमेंट को यहां पर जोड़ा? कॉपर को। वैसे ही मैं जिंक को अगर जोड़ूंगा तो वैल्यू आएगा बेटा -0.76 वोल्ट। अगर मैं वहां पर सिल्वर को जोड़ देता हूं बेटा तो वैल्यू आएगा +0.80 वोल्ट। अगर मैं वहां पर एल्यूमिनियम को जोड़ देता हूं बेटा तो आएगा -1.66 वोल्ट। अगर मैं वहां पर आयरन को जोड़ देता हूं तो -0.44 वोल्ट। तो ये बताइए, जिंक का मैंने वैल्यू बता दिया, सिल्वर का वैल्यू बता दिया। तो ये जो एलिमेंट है इनके ये सारे वैल्यूज किस चीज के वैल्यूज कहलाते हैं? E0 के वैल्यूज। ये सारे जो वैल्यूज आप देख पा रहे हैं किसके वैल्यू से बेटा? E0 के। और E0 का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो आप सिर्फ क्या बोल सकते हो उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कह सकते हैं। तो अब सुनेंगे ध्यान से, मैंने आपको जिंक का बता दिया, सिल्वर का बता दिया, एल्यूमिनियम का बता दिया, आयरन का बता दिया, कॉपर का बता दिया।
अब ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट, अगर मैं सबको यहाँ पर इसके साथ अगर मैं जोड़ देता हूँ तो सभी एलिमेंट्स का मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा मुझे, ई नॉट का वैल्यू। सुनो ध्यान से, अगर मैं सभी एलिमेंट्स को इसके साथ जोड़ देता हूं तो सभी एलिमेंट्स का मुझे ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, उन सभी ई नॉट के वैल्यूज को प्रॉपर एक ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। और जैसे ही आप इन वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज करोगे, इन वैल्यूज को जब प्रॉपर एक ऑर्डर में अरेंज करोगे तो वहां पर एक सीरीज बनेगा बेटा, उस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना के दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के मैं ई नॉट के वैल्यूज थोड़ा बता देता हूं बेटा। ये इसको याद नहीं करना रहता, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है। ये यहां पर लेंगे बेटा एलिमेंट्स और यहां पर लेंगे ई नॉट। तो ये तो जवानी मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको इसको बताता हूं। इसको खैर इसको याद करना भी नहीं है आपको, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज आपको यहां पर लिखवाता हूं। हाँ जी, चलिए, तो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं बेटा, आप लोग भी इसको लिखेंगे, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, लेड, निकल, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और F2। प्लीज़ बात मत कीजिए, इसको ध्यान से कॉपी करना बेटा, इसको ध्यान से कॉपी करेंगे। मैं इनके वैल्यूज लिख रहा हूँ। लिथियम का ई नॉट का वैल्यू होता है -3.04 वोल्ट, पोटेशियम का होगा -2.9 वोल्ट, सीजियम 2 पॉइंट, ये 2, एक मिनट, ये 2.92 वोल्ट है, ये 2.91 वोल्ट है। कैल्शियम का है 2.8, -2.8, सोडियम 2.7, मैग्नीशियम 2.3, एल्युमिनियम 1.66, -0.76, आयरन -0.44, कैडमियम -0.40, पीबी -0.12, निकल 25, एक मिनट, कैडमियम कितना है 0.40, पीडी
कैडमियम, कोबाल्ट, कोबाल्ट माइनस 28, निकल माइनस 0.20, पीबी माइनस 0.13, हाइड्रोजन 0 प्लस 0.34 प्लस 0.80 और 2.8 प्लस प्लस 2.80 वोल्ट। चले कॉपी कीजिए बेटा इसको। ये वैल्यूज आपको याद नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, पर अभी मैंने इसको इसलिए लिखवाया है क्योंकि अभी हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस करने के लिए इन सभी वैल्यूज का आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है। ठीक है, तो इनका आपको यहां पर जरूरत पड़ने वाला है। बात ही करो, कभी करो। यहाँ जितने भी वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे वैल्यूज आपको एग्ज़ाम में दिए हुए रहेंगे, पर अभी हम लोग जो एग्जाम्पल बनाने वाले हैं आज के क्लास में, उसके लिए मैंने इसको लिखवाया है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना, ये एग्ज़ाम में गिवन रहता है। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस वक्त आप सीरीज देख पा रहे हैं, क्या बोलते बेटे सीरीज को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आप शायद छोटे क्लासेस में क्या बोलते थे? रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस सीरीज का फायदा क्या है। अभी तक इस सीरीज के पहले जो कुछ मैंने ये सब आपको बताया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आमतौर पर नहीं आता। ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, इससे पहले जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसमें बोर्ड एग्जाम में हो सकता क्वेश्चन ना आए, पर अब आगे जो कुछ आने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पूरा थियरी आपको पिछले क्लास में बता दिया है। अब चलो आज क्या करेंगे बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसके क्या एप्लीकेशन है, क्यों इसको सिखाया जाता है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है, वो आपको बताता हूं। चलिए, तो वहां पर लिखो बेटा अपने कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं आपको इस सीरीज का एप्लीकेशन बताता हूं, मैं आपको इस सीरीज का एप्लीकेशन बताता हूं, और ये बताता हूं कि इस सीरीज के हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सुनेंगे ध्यान से। पहला एप्लीकेशन लिखो, साहिल यहां आ जाओ ना बेटा, इधर आ जाओ, इधर कहीं बैठ जाओ। हाँ, तो अब सुनेंगे, अब मैं आपको ये जो सीरीज है इसका एप्लीकेशन बताता हूं। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखिए बेटा, सबसे पहला एप्लीकेशन लिखिए, लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड, डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड।
अब ध्यान सुनेंगे, एकदम ध्यान सुनेंगे बेटा। जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू छोटा होता है, गौर सुनेगा, इसको ना एकदम दिमाग में ना छाप लेना इस बात को, क्योंकि इसके बिना कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू छोटा होगा वो हमेशा एनोड की तरह बिहेव करेगा, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जाना जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम, माफ कीजिए, वो जाना जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से, मतलब जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू छोटा होगा, जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू छोटा होता है ना बेटा, वो हमेशा एनोड बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्या कहलाएगा वो? रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि अगर किसी एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, तो फिर समझ जाना वो एलिमेंट क्या बनने वाला है बेटा? कैथोड। और वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वो किस नाम से जाना जाएगा? नोन एज क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अब एग्जांपल दिखाता हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको मान लो मैंने दो एलिमेंट ले लिया बेटा, ठीक है। सपोज मैंने यहां पर ले लिया एक मेटल मैंने यहां पर ले लिया, सपोज सिल्वर का ले लिया, और यहां पर एक इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, सपोज इसको ले लिया बेटा मैंने निकल का। अब कोई पूछेगा चलो इन दोनों को लेकर बैटरी बनाओ, तो बताओ इनमें से एनोड कौन है, कैथोड कौन है? किसका वैल्यू छोटा है ई नॉट का? देख लो वहां से, सिल्वर का वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ा है, और निकल है ना, निकल का वैल्यू नेगेटिव, मतलब क्या बेटा? छोटा है। तो क्या समझे इसका मतलब? तो इसका ये मतलब निकला कि सिल्वर क्या बनने वाला है बेटा? कैथोड बनेगा, और ये क्या बनेगा? एनोड। और पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी बैटरी बनाते हैं, याद है बेटा, जब भी हम लोग बैटरी बनाते हैं तो उस बैटरी में, गौर सुनेगा, उस बैटरी में लेफ्ट साइड किसको लेते हैं? हमेशा एनोड को। लेफ्ट साइड किसको लेते हैं? एनोड को। तो जल्दी बताइए, इस बैटरी में ये जो इलेक्ट्रोड मैंने लिया है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा बेटा? निकल का। और ये जो इलेक्ट्रोड मैंने लिया है किसका होगा? वो सिल्वर का। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो भी इलेक्ट्रोड हम लेते हैं नीचे उसी का आयन होता है, तो निकल आयन का कोई भी सॉल्यूशन यहां ले लेंगे, और सिल्वर आयन का कोई भी सॉल्यूशन हम लोग यहां पर ले लेंगे। तो ये डायग्राम आपको लगता है बनाना तो बना लीजिएगा, बस मैं बता रहा हूं कि अगर आपके सामने दो एलिमेंट आ जाए तो कैसे पहचानते कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक उसी प्रकार एक एग्जांपल और, अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि चलो बताओ एल्युमिनियम में और कैडमियम में कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा? ई नॉट का वैल्यू चेक करो, किसका वैल्यू छोटा है बेटा? किसका वैल्यू छोटा है? एल्युमिनियम का ई नॉट का वैल्यू छोटा है, दिख रहा साफ। तो एल्युमिनियम क्या बन जाएगा? एनोड, और ये क्या बन जाएगा? कैथोड। और एक बात याद रखिएगा, अगर मैंने ऐसे पूछ दिया कि इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, पहचान लेंगे। जिसका ई नॉट का वैल्यू छोटा है वो क्या बनता है? रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका वैल्यू बड़ा है वो ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरह से आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के वैल्यूज को देखकर ये पहचान सकते हो कि कौन बनने वाला है एनोड और कौन कैथोड। प्लीज कॉपी करेंगे इसको। तो सारे एप्लीकेशन इस सीरीज के मैं एक एक करके आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आज मैं जो कराने वाला हूं ना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में आता है, तो थोड़ा ध्यान समझेंगे बेटा। तो अभी हमने सबसे पहले कैथोड एनोड कैसे पहचानते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कॉपी कर ले बेटा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके हमको ये पता चलता है कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये हटा दूं मैं, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो। अगला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस।
डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर रिएक्शन करने नहीं आया ना तो आप फंस जाएंगे बेटा। आगे जो टॉपिक आने वाला है उसके लिए रिएक्शंस एकदम अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शंस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बताओ, मैं तो आपको ऑलरेडी ये बता ही चुका हूँ ना बेटा, मैं तो आप लोगों को ऑलरेडी ये बता ही चुका हूँ कि जिसका ई नॉट का वैल्यू छोटा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसका ई नॉट का वैल्यू बड़ा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, गेन करता है। करेक्ट। तो अब चलिए, अब अगर सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि चलो भाई बताओ, अगर मैग्नीशियम और जिंक का बना हुआ कोई सेल है, सेल मतलब बैटरी, मैग्नीशियम और जिंक का बना हुआ बैटरी है, तो चलो बताओ उस बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा। आपको रिएक्शन लिख के दिखाना है। तो ये बताओ बैटरी में एक्चुअली क्या होता है, बैटरी काम कैसे करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है, जब कोई एक एलिमेंट लूज करे और दूसरा एलिमेंट गेन। तो एक बैटरी में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एलिमेंट गेन करता है। तो बस आपको यह पता लगाना कि कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा और कैसे करेगा। पहले बताओ बेटा, लूज कौन करने वाला है, इन दोनों में किसका वैल्यू छोटा है, मैग्नीशियम का वैल्यू छोटा है बेटा, और जिंक का वैल्यू उससे बड़ा है। तो जिसका ई नॉट का वैल्यू छोटा होता है, जिसका ई नॉट का वैल्यू छोटा होता है वो हमेशा क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। डिपेंड करता है उसका वैलेंसी कितना है। और जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और कितना गेन करेगा उसके वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। तो जल्दी बताइए कौन लूज करने वाला है बेटा, यहां पर मैग्नीशियम। चलिए मैग्नीशियम को लूज करवाइए। अब क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, तो ये 2 लूज करेगा बेटा, ये देखो, और क्या बन जाएगा Mg2+। गेन कौन करेगा, जिंक। तो गेन करवाओ। तो पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं गेन किसको करवाते हैं, आयन को, आयन को। तो जिंक गेन नहीं करेगा, जिंक का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लीजिए रिएक्शन तैयार हो गया। अब इसका ओवरऑल इक्वेशन लिखना है बेटा आपको। ओवरऑल कैसे लिखते याद है ना, अपन पढ़े 11th में, ये और ये कैंसिल हो गया। बोलो क्या बना, Mg+Zn2+ गिव्स Mg2++ Zn। इसको बोलते हैं बेटा ओवरऑल इक्वेशन लिखना। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते चलो। अब आप मुझे बताना, अगर आपके सामने एल्यूमिनियम और जिंक आ जाए तो इसमें कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा। एक मिनट रुकना ना, एक मिनट रुको थोड़ा सा पहले जिंक और सिल्वर पहले लेते हैं। चलो बता कौन लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन, जिंक लूज करेगा क्योंकि उसका ई नॉट का वैल्यू छोटा है, और सिल्वर क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन। चलिए ये काम करवाते हैं इन लोगों से। तो जिंक लूज करने वाला, इसका वैलेंसी कितना होता है 2, जिंक का वैलेंसी कितना है 2, तो 2 लूज करेगा। कैसे लूज करेगा बेटा, Zn गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn2+, और गेन कौन करेगा, सिल्वर। और सिल्वर की वैलेंसी कितना होता है 1, तो एक ही गेन करेगा। ये देखो एक ही गेन करेगा। अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर 2 है यहां पर 1 है, क्या करते थे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया बेटा। अब ओवरऑल इक्वेशन क्या बना, जल्दी बता मेरे को, Zn+2Ag+ गिव्स Zn2++ 2Ag। ये हो गया बेटा इस इक्वेशन का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसको सेल रिएक्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको मैं, ठीक है, एक एग्जांपल। अब चलो एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक का बैटरी बनाते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक का सेल बनाएंगे। चलो पहले बताओ कौन लूज करने वाला, कौन गेन करने वाला है। एल्यूमिनियम लूज करेगा, कितना लूज करेगा 3, उसका वैलेंसी कितना होता है 3, तो एल्यूमिनियम को 3 लूज करवाओ बेटा। ये देखो, तो एल्यूमिनियम 3 लूज करेगा, तो ऐसा हो जाएगा। गेन कौन करेगा, जिंक का वैलेंसी कितना है 2, तो 2 गेन करेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो पा रहे हैं, नहीं। क्या करने वाला हूं मैं, ऊपर होगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई और नीचे होगा 3 से, तो ये हो गया 2 3 6, 3 2 6, कैंसिल हो गया। अब बेटा ओवरऑल इक्वेशन क्या बना, क्या बनेगा बेटा, 2Al+
3Zn2 प्लस गिव्स 2Al3 प्लस प्लस क्या 3Zn। तो इन सबको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और इस चैप्टर में अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उसमें अगर आप ये रिएक्शन नहीं कर पाए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे ईएमएफ निकालना सीखना है आपको। तो उसके लिए ये सब रिएक्शन एकदम अच्छे से आना बहुत जरूरी है। प्लीज कॉपी कीजिए इसको। तो जैसे ही आपके सामने दो एलिमेंट आता है तो तुरंत उसका जो इक्वेशंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी ईएमएफ के न्यूमेरिकल एकदम अच्छे से बनता है। सबने कॉपी कर लिया? इसमें ना एक चीज़ लिख लिया रहो तो बेटा काम आता है बाद में। ये जो आयंस होते हैं ना, आयंस, सुनो, ये जो आयंस होते हैं इसके नीचे ना AQ लिखा करो। AQ मतलब कि वो सॉल्यूशन के अंदर रहता है। हमेशा आयन के नीचे ना AQ लिखा करो, यानी एक्वस, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। ये बाद में आपको कई जगहों पर हेल्प करेगा ये टर्मिनोलॉजी। आयन के नीचे में एक्वस लिख देना। और ये बताओ ये क्या है? Mg इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। तो ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं ना, तो इसमें S लिख देंगे। S मतलब क्या है बेटा? सॉलिड। अभी से आदत डालेंगे तभी आगे चल के थोड़ा सा ये आसान हो पाएगा। लिख लिया सबने? तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अभी पहला एप्लीकेशन क्या था बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ कैथोड एनोड। फिर हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अगला एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपके सामने ये देखो, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं बेटा, ध्यान देना ना। Cu Zn2 प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Zn, Zn Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu। इसमें से कौन सा रिएक्शन गलत है? ध्यान से देखो, कौन सा रिएक्शन इसमें गलत है? Cu, दोनों Cu वाला है, फर्स्ट वाला गलत है।
दोनों देखने में एक ही टाइप का लग रहा है। अच्छा एक बात बता दूं, इधर सुन, बहुत ज़्यादा मतलब एक एक इक्वेशन को डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी, याद रखना ना। ये सब जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जब हम लोग रिवीजन करवाते हैं ना ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो 1 घंटे में पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जो टॉपिक अभी 4 दिन में आप करेंगे ना, जब रिवीजन करवाते तो 1 घंटे में हो जाता है। तो अभी ये जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़िए। कभी अगर आपको लगता है कि सर ऐसा करो कि हमारे पास क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं जानना है, तो उस मोड में भी मैं आपको बता सकता हूँ। पर अभी एक बार पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और जितना यहाँ पर लिखवा रहा हूँ करवा रहा हूँ सब एनसीईआरटी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस जो लोग लॉजिकल चीज़ों को समझते हैं उनको पहले अपन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगर लगता है कि सर इतना सारा चीज़ हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, कभी अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे बताना, मैं क्लासीफाई करके ईजी करके आपको दे दूंगा बेटा। हाँ, कौन सा रिएक्शन इसमें गलत है? फर्स्ट वाला गलत है, फर्स्ट वाला गलत है, करेक्ट। ऐसे बस मुझे बताओ इस टेबल को देख के कि कॉपर और जिंक जब आमने सामने आते हैं तो कौन लूज करता है? जिंक लूज करता है, कॉपर गेन। यहां पर आपने किसको गेन करवा दिया बेटा? जिंक को। जिंक गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Zn2+। तो ये गलत है, ये गलत है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है ये सॉल्यूशन है बेटा। ये किसका सॉल्यूशन है? जिंक का। ये किसका सॉल्यूशन है बेटा? कॉपर का। तो गौर सुनना, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। देखो उसने कॉपर रिप्लेस कर दिया और खुद आयन बन गया, खुद सॉल्यूशन बन गया। तो जिंक कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है, पर कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। इसी इक्वेशन को शायद आप छोटे क्लास में ऐसे पढ़ते थे, CuZnSO4 प्लस क्या बेटा? Zn। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे आप इसको। तो आप ध्यान देना, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कौन किसको रिप्लेस करे? कॉपर नीचे है बेटा और जिंक ऊपर है। तो जो नीचे वाला होता है ना, वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। मतलब क्या समझे? किसके अंदर रिप्लेसमेंट पावर ज्यादा होता है? जिसका ई नॉट का वैल्यू कम होता है। तो उसको कैसे याद रखोगे? ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं बेटा कि जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू छोटा होगा, ये क्या करेगा? इट कैन रिप्लेस अदर आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। ये क्या करेगा बेटा? जिस एलिमेंट के ई नॉट का वैल्यू छोटा होगा वो दूसरे आयन को रिप्लेस कर सकता है। तो अब मैं आपको ये पूछता हूं, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको ना ऐसा एलिमेंट दे देगा बेटा Mg। सुनो क्वेश्चन कैसे आता है, बोलेगा Mg किस किस आयन को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। Mg किस किस आयन को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चन है CS आयन, कॉपर आयन, लेड आयन, सोडियम आयन, लिथियम आयन। बताइए मैग्नीशियम किसको किसको रिप्लेस कर सकता है? तो याद रखना, जो एलिमेंट जहां पर है उसके नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। तो बताओ इस टेबल में Mg से नीचे कौन कौन है? Mg से नीचे कौन कौन है? तो Mg किसको किसको रिप्लेस कर सकता है बेटा? कॉपर आयन को रिप्लेस कर सकता है और लेड आयन को रिप्लेस कर सकता है बस। लेकिन सीजियम को, सोडियम को और लिथियम को रिप्लेस नहीं कर। समझ में आ गया? तो जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस करेगा। तो इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि मतलब आपको ना कोई भी एक एलिमेंट दे देगा और जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट बना दिया ना, ऐसे 4 सेट आपको मिलेंगे और बोलेगा ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सभी आयन को ये एलिमेंट रिप्लेस कर सकता है, या ऐसा कौन सा सेट है जिसमें किसी भी आयन को ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो अगर आपको लॉजिक पता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है तो आप आराम से इसके एमसीक्यूज कर लेंगे। प्लीज कॉपी करेंगे बेटा इसको। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज देखे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा वो नीचे वाले आयन को रिप्लेस कर सकता है। बोलो क्या हो गया? लिखो बेटा।
रिप्लेस करना हो या सब्स्टिट्यूट करना हो या डिस्प्लेस करना हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। दिखाओ हेडिंग में क्या लिखे थे इसका, कॉपी कर लिए इसको। अब लिखो बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये वाला हेडिंग था, पर इसको अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन का अलग से बहुत क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन वही है, ये बताओ, सुना इधर, ये H प्लस का सॉल्यूशन है बेटा, गौर सुनो, ये H प्लस का सॉल्यूशन है, ये H प्लस का सॉल्यूशन है। जल्दी बताना, जब H प्लस को कोई सब्स्टिट्यूट करेगा तो H प्लस क्या बन जाता है बेटा, H2। H प्लस जब सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या बन जाएगा, H2। अब आपको बस ये बताना है मेरे को कि यहां पर मैंने ले लिया कॉपर और यहां पर ले लिया मैंने जिंक, कौन H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। फिर वही लॉजिक है, जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला सब्स्टिट्यूट करेगा। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कौन करेगा। तो बेटा ये रिएक्शन जो आप देख पा रहे हैं इनवैलिड है, ये नहीं हो सकता। हाँ, पर इसमें जिंक जो होगा, जो जिंक होगा वो H प्लस आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो इसमें एक बार क्वेश्चन ऐसे आया था कि, ध्यान सुना बेटा, इसमें क्वेश्चन ऐसे आया था, कोई भी एक एलिमेंट दे देगा, लाइक X एलिमेंट दे दिया गया, X एलिमेंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो किसी भी सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करोगे तो क्या बन के होता है बेटा, वो हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको 4 एलिमेंट दे देगा, जैसे ये देखो, एक मिनट, एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं। यहां देखो, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया यहां पर, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, गोल्ड लिखे कि नहीं वहां पर, कॉपर, लेड, इसमें से कौन, ध्यान सुनना, इसमें से कौन है जिसको अगर आपने एसिड के सॉल्यूशन में डाला, इसमें से कौन है जिसको एसिड के सॉल्यूशन में डालते ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। याद रखना, H प्लस आयन किसके अंदर रहता है बेटा, एसिड में होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो एसिड में डालते ही हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन H प्लस को रिप्लेस करेगा। तो कौन कौन करेगा बेटा, कौन करेगा, जिंक करेगा, मैग्नीशियम, और कौन करेगा, लेड। तो बस फिर से बार बार कहूंगा, एक ही बात आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। प्लीज कॉपी करेंगे इसको। तो इसमें से कौन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और अब सबसे कठिन लैंग्वेज वाला एक एप्लीकेशन आपके सामने आ रहा है। इसका लैंग्वेज सबसे टफ है, मतलब पढ़ने में आपको उतना अजीब नहीं लगेगा, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा परेशान करता है। हम लोग हमेशा से एक चीज़ को लेकर परेशान हुए हैं, ऑक्सीडेशन अलग चीज़ होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग चीज़ होता है, करेक्ट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी का नाम है, किसी स्पीशीज़ का नाम है। तो अक्सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। अब जो बता रहा हूँ कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है और कौन किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा और कौन किसको रिड्यूस। तो यहाँ पर लिखो बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखिए अगला एप्लीकेशन है, अब लिखो यहाँ से, अब यहाँ से एक्स्ट्रा है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग
एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं बेटा। जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू छोटा होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जिस एलिमेंट का वैल्यू ई नॉट का वैल्यू बड़ा होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उस हिसाब से आपको पता है बेटा, उस हिसाब से पूरे पेरियोडिक टेबल में, गौर सुनना, पूरे पेरियोडिक टेबल में लिथियम, पूरे पेरियोडिक टेबल में लिथियम जो होता है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद करने वाला चीज है, ये हमेशा याद रखने वाला चीज है। पूरे पेरियोडिक टेबल में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और पूरे पेरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हम लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ा है। क्लास 11 में पढ़ते थे ना कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाई होता है। तो ये इसी वजह से होता है, उसके ई नॉट के वैल्यू की वजह से। तो इसको लिखते जा पहले। lithium has highest reducing power and fluorine has strongest highest oxidizing power। ध्यान से इन सबको याद करेंगे बेटा। आज क्लास में जो कुछ बता रहा हूं ये सब न्यूमेरिकल में नहीं आएंगे, एमसीक्यूज और असर्शन रीजन में आएंगे। आज के क्लास में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, असर्शन रीजन में आएगा। और जितने एप्लीकेशन है जब उसको सामने रखोगे ना तभी क्वेश्चन बना पाओगे। अब इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरह से आता है बेटा, इस तरह से आता है कि जिंक, सिल्वर, आयरन, सीजियम और लेड, ऐसे आपको 4-5 आयन, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हालांकि आपको ई नॉट के वैल्यूज भी दिए रहेंगे। तो ई नॉट अभी आप यहाँ से देख लेना, ई नॉट आप यहाँ से देख लेना। तो इनके ना ई नॉट के वैल्यूज क्वेश्चन में बेटा गिवन रहता है, और बोलेगा इन सभी एलिमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करो। इनको आपको ना ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। किस ऑर्डर में? तो इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। इनको एक ऑर्डर में अरेंज कीजिए ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ। तो जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग पावर किस में ज्यादा होता है? जिसका ई नॉट का वैल्यू क्या होता है बेटा? हाई। करेक्ट। जिस एलिमेंट का ई नॉट का वैल्यू हाई होगा उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। तो अब लिखो ना, तो लिख के बताओ। सबसे पहले ये, सबसे पहले क्या कर रहे हो? इनको इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जिसका ई नॉट का वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो सबसे तेज ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला एलिमेंट होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम कौन है इसमें? ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास ज्यादा होता है? जिसका ई नॉट का वैल्यू हाई होता है। और मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है बे। सबसे कम किसका है? नहीं समझ पाई? CS का सबसे कम बेटा। उसके बाद जिंक है, फिर आयरन है ना? हाँ आयरन, फिर लेड और सिल्वर। समझ गए? इसका ई नॉट का वैल्यू कितना बेटा? सीजियम का -2.9 वोल्ट, और इसका कितना है बेटा? +0.80 वोल्ट। तो ऐसे याद रख लो, जितना बड़ा वैल्यू होगा ई नॉट का उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। 4-5 एलिमेंट दे देगा ई नॉट के वैल्यूज़ के साथ, सबके ई नॉट के वैल्यू आपको दिए रहेंगे। बोलेगा इनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से। ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोले, सबका मीनिंग सेम होता है। करेक्ट। तो सब लिख लिया इसको। इसके बाद अब लिखिए आखिरी एप्लीकेशन, डालो हेडिंग बेटा।
लास्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा ईएमएफ, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ईएमएफ। तो यहां सुनो, ये बताइए सपोज कि मैंने एक बैटरी बना लिया। ये देखो बेटा, सपोज कि मैंने यहां पर एक बैटरी ले लिया और ये बैटरी सपोज बना है बेटा एल्यूमिनियम से और कॉपर से। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझा रहा हूं। और सपोज मेरे पास एक और बैटरी है और ये जो बैटरी बना हुआ है, सपोज ये बना हुआ बेटा एल्यूमिनियम और जिंक से। तो दो तरह के बैटरी आपके सामने हैं, मतलब इनके अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर है, इसके अंदर एल्यूमिनियम और जिंक है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बैटरी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट करेगा, ज़्यादा वोल्ट पैदा करेगा। तो सुनेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान सुनेंगे। इसको आप पहले लॉजिकल समझने की कोशिश करो, इसको पहले लॉजिकल समझने की कोशिश करो। ये बताओ बेटा, जिनके ई नॉट के वैल्यूज़ छोटे होते हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन। जिनके ई नॉट के वैल्यूज़ छोटे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और जिनके ई नॉट के वैल्यूज़ बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब जितना ऊपर रहेगा एलिमेंट वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, सॉरी, जितना ऊपर रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना नीचे रहेगा उतना ही जल्दी क्या करेगा, गेन। तो एक बात बताओ, एक बैटरी कब ताकतवर होगा, जब एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बैटरी काम करना चालू कर देगा। ठीक है, सोचिए अगर दो एलिमेंट हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने का ताकत ज़्यादा नहीं है और इसमें गेन करने का ताकत ज़्यादा नहीं है, तो दोनों में ताकत कम है लूज करने का और गेन करने का, तो उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, बैटरी कम काम करेगा। और अगर किसी एलिमेंट में बहुत तेज टेंडेंसी है लूज करने का और किसी में बहुत तेज टेंडेंसी है गेन करने का, तो ये तेजी से लूज करेगा, ये तेजी से गेन करेगा, ऐसा बैटरी ज़्यादा ताकतवर होगा। तो क्या समझे बेटा, जितना ज़्यादा डिफरेंस ई नॉट का होगा दो एलिमेंट के बीच में, वो बैटरी उतना ही पावरफुल होगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस लेंगे ई नॉट का, वो बैटरी उतना ही पावरफुल होगा। और अगर आप ई नॉट के वैल्यू समझ में नहीं पा रहे हैं तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, देखो ईएमएफ निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी बैटरी का जनरल पोटेंशियल निकालने का, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जल्दी बताना, इन दोनों में से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, जल्दी बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, ई नॉट के जरा वैल्यूज तो बताओ बेटा। एल्यूमिनियम का ई नॉट कितना है, 1.6, और कॉपर का प्लस 0.34। इनमें से एनोड कौन है, एल्यूमिनियम एनोड है और कॉपर क्या है बेटा, कैथोड। तो चलो जल्दी बताओ, यहां ई नॉट का वैल्यू किसका पुटअप करूंगा, कॉपर का। यहां ई नॉट का वैल्यू किसका पुटअप करूंगा बेटा, एल्यूमिनियम का। चलो पुटअप करें, कॉपर कितना है प्लस 0.34 और एल्यूमिनियम कितना है बेटा, चलो इसको सॉल्व करो, कितना बताएंगे मेरे को, कितना है इसका वैल्यू ईएमएफ का। एग्जैक्ट। तो इसका मतलब बेटा ये जो बैटरी है ना, ये 2 वोल्ट पैदा करेगा। ये बैटरी 2 वोल्ट का है। तो कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने बोला अप्रॉक्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर आता है। अब क्यों आता बताऊंगा। तो ये जो बैटरी है ये 2 वोल्ट का होगा, पर एग्जैक्ट 2 वोल्ट का नहीं होगा, वो 2.1 2.5 ऐसा भी हो सकता है। अब क्यों होता बताऊंगा, पर ये एक अप्रॉक्स वैल्यू। चलो इसको निकालो जल्दी बसी। इसका ई नॉट कितना है बेटा, -1.66, इसका -0.74। इसमें कौन कैथोड कौन एनोड, एनोड कौन है, कौन छोटा है, अबे छोटा एल्यूमिनियम है, छोटा कौन है, नहीं है। तो अभी भी क्या बनेगा बेटा, ये एनोड, ये क्या बनेगा, कैथोड। चलो सॉल्व करो, कितना बताओ मेरे को। बताओ जल्दी, कितना बेटा, हाँ 0.9, 0.9
यार 0.96 वोल्ट, यानी कि ये बैटरी जो है बेटा 0.96 वोल्ट का है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हुआ? कौन यहां पर क्या बोल रहा था? कौन टूम पहुंच गया था? इधर सुनो, इधर सुनो। ये बैटरी ज्यादा पोटेंशियल क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि बेटा एल्युमिनियम में और कॉपर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, करेक्ट। और दूसरे वाले में बेटा क्या क्या था? एल्युमिनियम और जिंक। तो एल्युमिनियम और जिंक में इतना छोटा डिफरेंस है, अगल बगल का ही ले लिया तुमने, तो जितना ज्यादा डिफरेंस वाला एलिमेंट लोगे बैटरी में, उतना ही ज्यादा बैटरी आपका वोल्टेज क्रिएट करेगा। क्या लिखा हूं मैं? हाँ ठीक है, 0.9 होगा। पूरा बैटरी चल दिया। कॉपी कीजिए इसको। क्या मुझे रिपीट करना किसी के लिए? पर याद रखना, ये जो वोल्टेज का वैल्यू आ रहा है बेटा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है ना। अप्रॉक्स क्यों आता है बताऊंगा, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये एक अप्रॉक्स पर उसी के आसपास रहता है। तो किसी भी बैटरी का आप ईएमएफ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, पर ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। करेक्ट। तो अभी तुमने जो ईएमएफ निकाला है ना, ये अप्रॉक्स है। ये एग्जैक्ट क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये जो ईएमएफ होता है ना बेटा, ये जो ईएमएफ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ध्यान सुनना, क्या क्या लिख रहा हूं आज मैं, ध्यान सुनेंगे। गौर सुनो बेटा, किसी भी बैटरी का जो ईएमएफ होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो कितना होगा? अभी तक क्या लग रहा है? एक बैटरी कितना पावरफुल होगा किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? ई नॉट के वैल्यू पे। तो ये तो ऑब्वियस है कि किसी बैटरी का ई नॉट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ई नॉट के वैल्यूज पे, करेक्ट। दूसरा बेटा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा बैटरी कितने टेम्परेचर पे कितना वोल्ट पैदा करेगा। टेम्परेचर चेंज करने से बैटरी का पोटेंशियल बदल जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा बेटा कंसंट्रेशन, यानी कि क्वांटिटी। क्वांटिटी, अरे भाई तुमने यहां पर एल्युमिनियम और जिंक लिया है, उसे कितनी क्वांटिटी लिया है? तो क्वांटिटी बदलने से भी ईएमएफ बदल जाता है। तो ये तो आपने सिर्फ ई नॉट के वैल्यू के बेसिस पर अभी आपने ईएमएफ निकाला। गौर सुनो बेटा, आपने अभी एक बैटरी का ईएमएफ निकाला। ईएमएफ मतलब क्या होता है? वोल्टेज। आप एक बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा वो पता करने के लिए आपने सिर्फ अभी किसका हेल्प लिया है? ई नॉट का। जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन उस पर अप्लाई हो जाएगा तो फिर ये एग्जैक्ट आ जाएगा। अभी हल्का सा इससे वेरी करेगा वैल्यू। तो जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ई नॉट के साथ शामिल हो जाए, गौर सुनना बेटा, जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ई नॉट के साथ मिल जाए तो वहां पर एक इक्वेशन तैयार होता है। वहां पर एक इक्वेशन तैयार होता है जिसे कहते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन। इसको बोलते हैं बेटा नस्ट इक्वेशन। और इससे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार न्यूमेरिकल आया इस टॉपिक में। तो गौर सुनेगा, अभी आपने एक बैटरी का ईएमएफ निकाला सिर्फ ई नॉट के वैल्यू को लेकर के। अब ई नॉट के साथ और किसको हम जोड़ देंगे? टेम्परेचर को और क्या बेटा? कंसंट्रेशन। तो जब किसी बैटरी का ईएमएफ ई नॉट, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के हेल्प से निकाले तो वहां पर एक इक्वेशन आपके सामने आएगा। क्या कहलाता है वो? नस्ट इक्वेशन। और ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन पढ़ के आइएगा। जितना एप्लीकेशन आज मैंने बताया है थोड़ा अच्छे से करके आएंगे उसको, तभी कल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कल नस्ट इक्वेशन करेंगे जहां पर किसी बैटरी का एग्जैक्ट पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है।